हेलो स्टूडेंट, हम जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अलाउद्दीन खिलजी का अध्ययन कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब तक हमने जो है उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन किया है और साम्राज्य विस्तार में जो है उत्तर और दक्षिणी भारतीय उसकी विजयों के बारे में अध्ययन किया है। लेकिन आज से हम जो है उसके सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसने जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या सुधार किए हैं। उसने न्याय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आपके राजस्व क्षेत्र में और जो राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार उसने किए हैं। इन सब चीजों के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जो है हम अलाउद्दीन की बाजार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के क्षेत्र में उसने जो सुधार किए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बाजार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में अध्ययन की शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उसकी इस व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। मैंने आपको बताया था कि इतिहास में उन्हीं घटनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होती है। इसलिए जो है हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिलती है। इसमें जो सबसे पहला स्रोत आता है वो आता है बरनी की तारीख फिरोजशाही। कौन सा आता है? बरनी की तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही। बरनी बहुत ही फेमस राइटर था मध्यकाल का, ठीक है। और इसने जो है तारीख ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा था। ये मध्यकालीन इतिहासकार था, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं था, बाद में ग्रंथ इसकी रचना की थी। लेकिन फिर भी इसने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है इसके बारे में, और विस्तृत जो जानकारी दी है वो बरनी ने ही दी है, बरनी ने ही दी है। और इसका जो दूसरा समकालीन इतिहासकार है वो है अमीर खुसरो, वो भी इसके बारे में जानकारी देता है। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, और जिस ग्रंथ में देता है उसका नाम है खजाइन उल फुतू है। खजाइन उल फुतू है, ठीक है, उसमें जानकारी देता है। लेकिन वो इतनी विस्तृत जानकारी नहीं देता जितनी कि बरनी देता है। इसके बाद में जो तीसरा राइटर है वो है आपके इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है आप जानते हैं कि वो मोरक्को का रहने वाला था, मोहम्मद तुगलक के काल में आया था, और उसने जो है ग्रंथ लिखा था रहला। कौन सा ग्रंथ लिखा था? रहला। और इस रहला नामक ग्रंथ में जो है अलाउद्दीन की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो चौथा राइटर है वो है नासिरुद्दीन। ये जो है एक सूफी संत था। क्या था? सूफी संत था। और उसने जो एक ग्रंथ लिखा था खजाइन मजलिस, इस नाम का ग्रंथ लिखा था। इससे भी जो है हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने स्रोतों के बारे में जान लिया कि हमें आखिर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को ये जो आपके सुधार करने पड़े, बाजार या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, एक नया प्रयोग था, एक नया प्रयोग करना पड़ा। तो मैंने आपको बताया, जैसे आपको बताया था कि अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। क्या था? बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और उसने विश्व विजय का सपना देखा था। लेकिन अपने जो परामर्शक था उसका अला उल मुल्क, उसके कहने के आधार पर उसने विश्व विजय का सपना छोड़ दिया और उसने सबसे पहले संपूर्ण भारत को जीतने का मतलब प्रयास किया। ठीक है। अब संपूर्ण भारत को जीतना आसान काम नहीं था। उस समय जो है किसी भी क्षेत्र को जीतने के लिए, या आज भी जो है किसी भी क्षेत्र को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? सेना। क्या होता है? सेना। आपके पास बहुत बड़ी सेना होगी तभी जो है आप किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। इसके साथ ही उसके समय में एक जो भयंकर समस्या खड़ी हुई वो थी मंगोल आक्रमण। कौन सी थी? मंगोल आक्रमण। मंगोल जो है, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि सल्तनत काल में कौन से सुल्तान के काल में जो है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इस प्रकार इसके सामने दो ही समस्या थी, एक तो मंगोल आक्रमण और एक जो है आपके उत्तरी और दक्षिणी भारत को जीतना। ठीक है। और इन्हीं दोनों जो के लिए जो कॉमन जो समाधान था, जो सामान्य समाधान था इनके लिए, वो थी सेना का गठन।
मतलब बहुत बड़ी सेना का गठन, और उसने बहुत बड़ी सेना का गठन भी कर लिया, बहुत बड़ी सेना का गठन भी कर लिया। जैसे फरिश्ता बताता है कि उसकी सेना में जो है 4,75,000 सैनिक थे। कितने थे? 4,75,000 सैनिक थे। कौन बताता है? फरिश्ता बताता है। अब 4,75,000 सेना रखना बहुत बड़ी बात थी। अब रखने के लिए मान लो भर्ती तो कर लिया, लेकिन भर्ती करने से काम नहीं चलता है, भर्ती करने से काम नहीं चलता है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके वेतन की व्यवस्था जो है करना, वो भी जरूरी होता है। और अगर इतनी बड़ी सेना के खाने पीने की व्यवस्था की जाए और मतलब संपूर्ण वेतन दिया जाए, तो उसका खजाना बहुत ही कम समय में खाली हो जाता। अब दोहरी समस्या आ गई, तो इसका समाधान क्या किया जाए? तो उसने कहा कि ऐसा जो है एक मार्ग निकाला जाए, एक रास्ता निकाला जाए जिससे बहुत बड़ी सेना भी रखी जा सके और जो है उसका खजाना भी खाली नहीं हो। तो उसने क्या किया कि एक बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की, और उससे क्या हुआ कि उसका खजाना भी खाली नहीं हुआ, सेना भी बनी रही, उसने दक्षिण भारत और उत्तरी भारत को भी विजय कर लिया और मंगोल आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक सामना कर लिया। अब बात आती है कि उसने मूल्य और नियंत्रण व्यवस्था को जो है कैसे लागू किया, मूल्य और नियंत्रण व्यवस्था को उसने कैसे लागू किया। तो सबसे पहला जो है आपकी बात आती है कि उसने जो किया था वो था विभिन्न वस्तुओं की सूची बनवाना, विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की सूची बनवाई। ठीक है। अब भाई जो है कि भाई सैनिकों को कौन कौन सी चीजें चाहिए जो उनके लिए बेसिक है। वैसे विलासिता की तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो बेसिक अपनी आवश्यकता है वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो उन्होंने उनकी सूची बनवाई। उनकी सूची बना के उनका मूल्य निर्धारित कर दिया। उनकी सूची बना के उनका क्या कर दिया? मूल्य निर्धारित कर दिया कि भाई जो है आपके गेहूं किस भाव होगा, हाँ, ज्वार किस भाव होगा, चावल किस भाव होगा, कपड़ा किस भाव होगा, हाँ, और जो है दूसरी चीजें जो है आवश्यक चीजें थी, तेल है, हाँ, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किस भाव होगी। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की जो सूची बनाकर उनका मूल्य निर्धारित कर दिया। अब उसने मूल्य निर्धारित तो कर दिया, हाँ, सूची भी बना ली, लेकिन अब जो है कि ये वस्तुएं आएगी कहां से, वस्तुएं आएगी कहां से। तो सबसे पहले उसने दूसरी जो विशेषता थी इसकी जो है वो है पूर्ति की व्यवस्था। क्या थी? पूर्ति की व्यवस्था, कि जो ये सामान आवश्यक वस्तुएं हैं इनकी पूर्ति कहां से होगी। तो उसने क्या किया कि जिन चीजों का उत्पादन राज्य कर सकता था, जिन चीजों का उत्पादन राज्य कर सकता था उनका उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। इसके अलावा जो है उसने आसपास के क्षेत्रों में जो व्यापारी रहते थे उसमें क्या होता था कि ये बंजारी लोग जो होते थे, घुमगड़ व्यापारी होते थे, उनको जो है पाबंद किया गया। उनको कहा गया कि आप जो है आसपास के क्षेत्रों से अनाज है या आवश्यक वस्तुएं जो है वो खरीद कर लाएंगे और आप जो है ये जो सरकारी बाजार है उसमें बेचेंगे, उसमें उचित मूल्य पर बेचेंगे। उनको पाबंद किया गया, वो अपनी वस्तुओं को दूसरी जगह पर नहीं बेच सकते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी निश्चित कर दिया कि जितनी भी खालसा भूमि वो होती थी जो सरकारी, जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में होती थी, उस सारी की सारी भूमि का जो राजस्व है वो किस रूप में वसूला जाए, वो जो है अनाज के रूप में वसूला जाए। देखो उसमें जो राजस्व है वो अनाज के रूप में भी वसूला जाता था और जो आपके जो है धन के रूप में भी वसूला जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि अनाज जो राजस्व है वो अनाज के रूप में वसूला जाए, ताकि जो है सैनिकों की जो अनाज की आवश्यकता वो उसकी पूर्ति की जा सके। और कुछ वस्तुएं जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी वो विदेशों से मंगवाने की व्यवस्था की गई कि भाई जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है वो विदेशों से मंगवाई जाए। अब कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो बहुत ही महंगी थी, लेकिन अब देना भी जरूरी था। अब जो है उनको दे कैसे? जैसे कपड़ा बहुत ही महंगा था और व्यापारी अगर उस कपड़े को खरीदकर बिना किसी लाभ के उस बाजार में बेचते तो उनको नुकसान होता। ठीक है, तो कोई भी व्यापारी जो है कपड़ा लाकर वहां पर बेचने को जो है मतलब राजी नहीं था। तो ऐसे व्यापारियों को जो है उसने क्या किया, जैसे वो कपड़े के जो व्यापारी होते थे वो मुख्य रूप से मुल्तानी होते थे। क्या होते थे? मुल्तानी व्यापारी। ठीक है, वो कपड़े का व्यापार करते थे। अब उनको क्या किया गया, उनको जो है आपके अग्रिम राशि दी गई, उनको अनुदान दिया गया, अग्रिम राशि दी गई और उनको जो है मिनिमम लाभ का आश्वासन दिया गया कि भाई जो है आपको इतना लाभ मतलब दिया जाएगा।
जिससे कि सारी सारी व्यवस्थाएं बनी रहे। तो इस प्रकार उसने पूर्ति की व्यवस्था कर दी। अब पूर्ति की व्यवस्था करने के बाद उसने क्या किया कि उसका वितरण कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए। तो तीसरा जो टॉपिक है अपना वो है वितरण की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था। तो वितरण की व्यवस्था के लिए उसने क्या किया कि बाजार लगवाए, है ना, जो है मुख्य रूप से कुछ किताबों में कहा गया कि 3 बाजार थे, किसी में कहा गया कि 2 बाजार थे, किसी में कहा गया थे 4 बाजार थे। लेकिन जो मुख्य बाजार था, एक तो अनाज बाजार था, है ना, अनाज बाजार था जिसे गल्ला बाजार या गल्ला मंडी भी कहा जाता है, अनाज बाजार, गल्ला बाजार या गल्ला मंडी भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो सराय अदल था, ठीक है, सराय अदल था जिसमें मुख्य रूप से कपड़ा बिकता था, हालांकि इसमें और भी चीजें बिकती थी, हाँ, सराय अदल था। इसके अलावा जो तीसरा बाजार था वो था जानवरों, घोड़ों, जानवरों और दासों का व्यापार, जानवरों और दासों का बाजार, सॉरी, जानवरों और दासों का बाजार। इसमें आपके जानवर और दास बिकते थे। और दूसरी जो चौथा बाजार था वो था सामान्य वस्तुओं का व्यापार, दूसरी जो सामान्य वस्तुएं थी उनका बाजार। तो इस प्रकार उन्होंने जो है 4 बाजारों में व्यवस्था की और इसमें जो उन्होंने जो मूल्य नियंत्रित कर रखा था वस्तुओं का, वो विभिन्न वस्तुएं जो है यहाँ पर बेची जाती थी। तो इसमें जो है उचित व्यवस्था कर दी थी वितरण की व्यवस्था। अब बात आती है कि उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी कि भाई इस व्यवस्था के संचालन के लिए जो है उसने कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए, अधिकारी और कर्मचारी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था हो वो अधिकारी और कर्मचारियों के बिना जो है लागू नहीं की जा सकती, अधिकारी एवं कर्मचारी। और ये एक नई व्यवस्था थी, ये एक नई व्यवस्था थी, तो नए ही अधिकारी बनाए गए। जैसे अभी हमारे यहाँ पर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए जो है अलग से प्लान किया जाता है, अलग से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे जो है कोरोना चल रहा है, हाँ, हो सकता है कि ये हमारे जीवन के साथ में जुड़ जाए, तो हो सकता है कि अलग से डिपार्टमेंट बन जाए, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बन जाए और एक अलग से कोरोना मंत्री बना दिया जाए, है ना। वैसे ही जो है उसने जो आपके जो है ये नई व्यवस्था लागू की थी बाजार और मूल्य नियंत्रण, उसके लिए उसने जो है एक अलग ही मंत्रालय बनाया था, एक अलग ही मंत्रालय बनाया था। उसका नाम था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ये अलग मंत्रालय था। ये सारी की सारी व्यवस्था को, बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का जो हेड था ये था दीवान ए रियासत। कौन था? दीवान ए रियासत। अब इसके नीचे जो था वो था सेना ए मंडी, सेना ए मंडी। ये अलग अलग मंडियों का जो हेड होता था, चारों मंडियां होती थी, उनका अलग अलग सेना होता था, है ना। और इसके नीचे जो होता था वो होता था बरीद। कौन होता था? बरीद। बरीद से नीचे एक होता था मुनियान। कौन होता था? मुनियान। ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो है ये बरीद और सेना मंडी, ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल थे? दीवान रियासत। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है किसको दे देते थे? दीवान रियासत को। लेकिन जो मुनियान था वो डायरेक्ट जो है सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति उत्तरदायी था? सुल्तान के प्रति। ये अपनी अलग से रिपोर्ट देता था और ये बाकी जो दीवान रियासत के माध्यम से सुल्तान को रिपोर्ट देते थे। अगर इन दोनों रिपोर्ट में कोई डिफरेंट होता था तो सुल्तान उनको दंडित करता था, जो इनके डिफरेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ये अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए थे। ठीक है। मलिक, फिर ये जो दीवान रियासत, कई बार पूछा जाता है कि दीवान रियासत कौन था पहला? और मलिक याकूब, है ना, मलिक याकूब जो है पहला दीवान रियासत था। अब बात करते हैं हम कि दंड विधान। किसकी बात करते हैं? दंड विधान। कि कोई भी जो है इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने में कोई बाधा उपस्थित करता है तो उसके लिए क्या दंड विधान था? ठीक है, दंड विधान। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, वो सुल्तान को रिपोर्ट देते थे कि भाई इसमें क्या कमी है, कौन सेना काम नहीं कर रहा है, कौन जो है उचित मूल्य पर वस्तु नहीं बेच रहा है, कौन जो है जमाखोरी कर रहा है, कौन मुनाफाखोरी कर रहा है। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है आपके सुल्तान को दी जाती थी। और सुल्तान जो है उनको जो है उनके अपराध के अनुपात में उनको दंडित करता था। इसके अलावा सुल्तान खुद भी जो है ट्राई करता था कि उनकी जो कुछ कमियां हैं उसको पता चल जाए। वो कुछ जीतल देकर अपने जो गुलाम लड़के हैं छोटे छोटे उनको भेजता था और बाद में जो है उनसे जो सामान मंगवाता, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती तो उन संबंधित व्यापारियों को, संबंधित दुकानदारों को बुलाकर दंडित किया जाता था। इसके अलावा कहा जाता है कि भाई जो है कोई भी दुकानदार जितनी मात्रा में जो है वस्तु उसे कम देता था उतनी मात्रा में जो है उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था, उतनी मात्रा में जो है उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट थे इसके बारे में।
अलाउद्दीन की बाजार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में। अब जो है हम बात करते हैं, एक टॉपिक बहुत छूट गया था जो मैं अभी बता देता हूं कि इसमें कि ये लागू कहां तक थी, लागू कहां तक थी। ठीक है, कुछ इससे थोड़ा डिफरेंट हम अध्ययन कर, एक तो लागू कहां तक थी और दूसरा जो है कि इसके उद्देश्यों के बारे में जो है थोड़ा अंतर है, विद्वानों में मतभेद है, इसके बारे में हम थोड़ा छूट गया था, इसके अध्ययन कर लेते हैं। तो लागू कहां तक की गई थी, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे बर्नी था, हालांकि स्पष्ट रूप से वो नहीं कहता है कि ये लागू कहां थी, लेकिन उसने जो विभिन्न उल्लेख किए हैं उसके आधारों पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो है आपके केवल दिल्ली में लागू थी। कहां तक लागू थी? दिल्ली में लागू थी, दिल्ली के क्षेत्र में। उसके बाकी जो साम्राज्य था, बाकी जो प्रांत थे, वहां पर वो लागू नहीं थी। हालांकि फरिश्ता कहता है कि वो बाकी प्रांतों में लागू थी, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ये केवल दिल्ली के क्षेत्र तक सीमित थी और बाकी के क्षेत्रों में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रण नहीं किया था। और अब बात आती है उद्देश्यों की, तो उसके उद्देश्य क्या थे? तो बर्नी कहता है कि इसके जो उद्देश्य थे, इसके लागू करने के जो उद्देश्य थे वो थी कि सेना का रखरखाव। क्या था? सेना का रखरखाव, इसका मेन उद्देश्य था और वास्तव में यही मेन उद्देश्य था। हालांकि अमीर खुसरो कहता है कि इसके जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जनता की भलाई करना। क्या उद्देश्य था? जनता की भलाई करना। लेकिन ये हमें ये नहीं लगता कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा क्रूर शासक, महत्वाकांक्षी शासक, वो जनता की भलाई के लिए इतना कड़ा कदम उठा सकता है। और तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि सेना के रखरखाव के लिए उसने जो है आपके ये बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। अब जो अगला अपना जो लास्ट टॉपिक आता है वो है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव तो ये पड़ा कि ये सफल हुई या नहीं, ये पूर्ण रूप से सफल हुई। ये पूर्ण रूप से सफल हुई। सफल कैसे हुई? कि उसका जो उद्देश्य क्या था कि आपके मंगोल आक्रमणों से निपटना, उत्तर भारत में उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में साम्राज्य विस्तार करना, और उसमें जो है वो पूर्ण रूप से सफल हुआ। और ये मूल्य नियंत्रण व्यवस्था उस संदर्भ में अगर देखें तो वो पूर्ण रूप से सफल हुई। अगर इसके दूसरे पक्ष को देखा जाए कि इसका जो जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जनता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। व्यापार वाणिज्य जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अब उस समय व्यापारियों को बिना कोई ज्यादा लाभ के जो है वस्तुएं सरकारी बाजार में बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। तो इस प्रकार उनका जो उत्साह है वो खत्म हो गया। व्यापार और वाणिज्य में जो मेन उत्साह का कार्य करता है वो होता है लाभ, और अगर लाभ कम हो तो व्यापार वाणिज्य जो है पतन की ओर चला जाता है। और यही जो है यहाँ पर काम कर रहा था कि उन्होंने जो है व्यापार वाणिज्य पतन की ओर चला गया। दूसरा जो है किसानों के ऊपर बुरा असर पड़ा। किसानों को जो है कहा जाता था कि भाई आप जो है उनसे, पहला बात तो 50% जो है कर लिया जाता था, साथ में उनके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बिक जाता था उनको जो है उनको मजबूर करके उनसे वो बाकी वो भी खरीद लिया जाता था कम मूल्यों पर। तो इस प्रकार किसान भी परेशान हो गए, है ना। और ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी। और इसी वजह से जो है इसके बाद में जो इसका पुत्र आया था मुबारक शाह खिलजी, जो शासक बना था, उसने उसकी मृत्यु के बाद ही उसको तुरंत रूप से समाप्त कर दी। ठीक है, तो आज हमने जो है आपके बाजार में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में अध्ययन